प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह आज मैं आपको पढ़ाऊँगा 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 इतिहास का दूसरा अध्याय। इसको आप ध्यान से सुनना और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। इसके बाद मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर दूंगा, उनको याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय, नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले कुछ राजवंशों को दिखाया गया है। इसमें देखिए मानचित्र में, यहाँ पर ये जो है भारत का मानचित्र दिखाया गया है। इस मानचित्र में आप जो है देखेंगे कि ऊपर यहाँ पर चहमान दिया हुआ है, राजवंश चहमान, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चंदेल, और ये नीचे हिस्सा दिया हुआ है जो इसमें जो है राष्ट्रकूट, और ये वाला जो हिस्सा है इसके साथ में जो उड़ीसा के साथ में है, यहाँ पर पूर्वी चालुक्य, वेंगी, और सबसे नीचे दक्षिण भारत के अंदर चोल, चेर और पांड्यन। हम इस पाठ में इनसे संबंधित ही जो है पढ़ेंगे। नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है भूमि थी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मातहत यानी अपने अंडर में काम करने वाले। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। सैन्य सहायता मतलब सैनिक सहायता, किसी भी प्रकार की सैनिकों के रूप में या अन्य किसी भी रूप में जो है उनकी सहायता करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर का मतलब है पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इसी तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। दक्कन में जो है राष्ट्रकूट आपको अभी बताए थे, जो नक्शे के अंदर जो दिखाए राष्ट्रकूट, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये राष्ट्रकूटों का है, जो यहाँ पर गेरुए रंग में दिखाया हुआ है। ये जो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी वाला जो हिस्सा है, इसमें राष्ट्रकूटों का जो है दिखाया गया है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान जिसका नाम था दंतिदुर्ग, उसने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, यानी उसने अब चालुक्य को अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया और उसको हरा भी दिया और एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जिसका शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ। ये एक ऐसा अनुष्ठान होता था जो ब्राह्मणों की मदद से किया जाता था
और इस अनुष्ठान में जो व्यक्ति क्षत्रिय रूप से पैदा नहीं हुआ वो क्षत्रिय बन सकता था इस यज्ञ को करने के बाद। अन्य कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। उन्होंने उद्यम छोड़ दिया और वो सैन्य कौशल का इस्तेमाल करके जो है राजपाट करने लगे। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ये ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने जो परंपरागत उनके पेशे थे, जो काम वो करते थे परंपरा के अनुसार, वो काम छोड़ दिए और शस्त्र को अपना लिए यानी हथियार, और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। कर्मशः यानी कदम्ब मयूर शर्मण ने कर्नाटक में और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने राजस्थान में अपने राज्य स्थापित कर। यहाँ पर जो है एक चित्र दिया हुआ है, ये चित्र जो है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अवतार के अंदर दिखाया गया है, यानी मानव और शेर के अवतार में यहाँ पर दिखाया गया है। ये राष्ट्रकूट काल की ही कृति थी। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन 3 भवनों के स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर ली। लेकिन इस तरह के दावे करने के साथ साथ वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। संसाधन यानी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उनको संसाधन कहते हैं। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बनाया जाता था। किनको? किसानों, पशुपालकों और कारीगरों को जो है वो जो भी उत्पादन करते थे उस उत्पादन का एक हिस्सा जो है वो त्याग करके जो है किस में देंगे? राजकोष में। इसलिए उनको मनाया जाता था और वो मानते नहीं थे तो मजबूर किया जाता था, यानी बाध्य भी किया जाता था। और कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल कर लिया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला यानी जो लगान लेता था वो भूस्वामी होने का दावा करता था। वो ये दावा करता था कि भूमि उसकी है, इसलिए उन्हें लगान देना पड़ेगा। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, इसमें 400 प्रकार के कर थे जो कि तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेटी। वेटी यानी एक जो है बेगार, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी इसमें कोई नगदी नहीं ली जाती थी या कोई चीज़ नहीं ली जाती थी, बल्कि व्यक्तियों से जो है काम करवाया जाता था जबरन, यानी जबरन श्रम। और एक था कदमाई। कदमाई यानी कि भू राजस्व, यानी भूमि पर लगान। इन शब्दों को अच्छी तरह से याद कर लें। वेटी एक बेगार थी जो ज़बरदस्ती काम लिया जाता था, और एक था कदमाई यानी जिनसे भू राजस्व लेते थे, भूमि पर लिया जाने वाला कर। मकान पर छज्जा डालने पर लगने वाला भी कर होता था। खजूर के पेड़ जो होते थे या ताड़ के पेड़ जो होते थे वो बहुत ऊंचे होते हैं, तो उन पर जब चढ़ने के लिए अगर सीढ़ी का इस्तेमाल अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर भी टैक्स था।
और पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार, यानी ये उत्तराधिकार पारिवारिक संपत्ति का अधिकार लेने के लिए जो है उस पर भी टैक्स लगता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। वित्तीय आधार का मतलब है धन संबंधी। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था। संसाधन किसी भी रूप में हो सकते थे, अन्न के रूप में, धन के रूप में, सोना जेवरात, किसी भी रूप में जो है ये संसाधन। और संसाधन का मतलब महत्वपूर्ण चीज। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किए जाते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। यानी जो संसाधन इकट्ठे किए जाते थे लोगों से, किसानों से, व्यापारियों से और दूसरे व्यक्तियों से, उन संसाधनों को युद्ध लड़ने के लिए, और युद्ध से क्या ज़्यादातर क्या हासिल करना होता था, युद्ध से धन, यानी लूट मार करके धन इकट्ठा करना होता था और ज़मीनें बढ़ानी होती थी, और व्यापार के लिए मार्ग भी खोजे जाते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति जो की जाती थी वो प्रभावशाली परिवारों, यानी बड़े परिवार जिनका प्रभाव था, जो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक थे या जिनका यश था बहुत ज़्यादा, उन परिवारों के बीच से ही की जाती थी। और प्राय ये जो है वंशानुगत होती थी, यानी एक ही परिवार के आगे से आगे जो है पदाधिकारी लिए जाते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था। क्या होता था? वंशानुगत। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका वो, तो उसको कहते हैं वंशानुगत। एक ही परिवार से। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। ओहदे मतलब पद। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्ति यानी प्रशंसा में लिखे गए लेख, प्रशंसा में लिखे गए पत्र या प्रशंसा में लिखी गई किताब। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे, ब्यौरे मतलब विवरण, जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते थे। यानी जैसा लिखा गया कोई जरूरी नहीं वो सत्य भी हो, लेकिन वो बढ़ाई के अंदर प्रशंसा के लिए लिखे जाते थे, बढ़ा चढ़ा के भी लिखी जाती थी बात। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी और अक्सर प्रशासन में मदद, जो ब्राह्मण प्रशासन में मदद करते थे, उन ब्राह्मणों द्वारा ही ये रचनाएं रची जाती थी जो प्रशस्ति पत्र होते थे। अब आप समझ सकते होंगे कि उन्हीं के दरबार में जो काम करते थे वो उन्हीं की बढ़ाई जो लिखते थे, तो उसमें कितनी बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी जाती थी। यहाँ पर एक नाग भट्ट की उपलब्धियां एक प्रशस्ति पत्र में दिखाई गई है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, 6ठी कक्षा में। समुद्रगुप्त का याद होगा आपको। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश यानी राजा, प्रतिहार वंश का एक राजा, जो अभी प्रतिहार गुर्जर जो थे उनमें से नाग भट्ट जिसका नाम था, के कामों का वर्णन इस प्रकार से किया है। आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे, यानी राजा बने भी नहीं थे, उससे पहले ये सब उसके आगे झुक गए, धराशायी हो गए। उन्होंने कन्नौज के शासक, कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश को, उस समय उत्तर प्रदेश के हिस्से को कन्नौज कहते थे, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्कर युद्ध को विजित किया, यानी चक्कर युद्ध को हरा दिया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क, वत्स, मत्स्य, ये दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, इन राजाओं को भी हरा दिया। तो इस प्रकार से प्रशंसा में लिखे गए जो है ये पत्र है जिसमें उसकी उपलब्धियां लिखी गई है।
राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देते थे, पुरस्कार देते थे उनको भूमि के रूप में। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे, यानी जिनको भूमि मिलती थी ब्राह्मणों को, उनको ताम्र पत्र पर जो है वो लिख कर देते थे, जिसमें भूमि की सारी डिटेल होती थी और उसमें जो है क्या क्या भूमि में उगाया जाएगा, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें हैं, कितनी भूमि है, उसकी पूरा विवरण होता था। जैसे ये चित्र दिया हुआ है, इसमें ये ताम्र पत्र दिखाए गए हैं। ताम्र पत्रों के ऊपर जो है जो भूमि जो दान में दी जाती थी पुरस्कार रूप में, उस भूमि की जो है उसका विवरण जो है इन ताम्र पत्रों पर लिखा होता था। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, देखिए यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार मेड़े यानी बाड़, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान। फलोद्यान का मतलब फलों के बगीचे, उद्यान, फलों के उद्यान, बाग, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज। हौज का मतलब है एक पानी का जो है टंकी, बहुत बड़ी जो टंकी होती है उसको हौज कहते हैं, डिग्गी। अनागार यानी अन्न रखने का भंडार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है, यानी जो इस भूमि का मालिक बन जाता था तो वो इससे कर वसूल कर सकता था। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल कर सकता है, क्योंकि वो भूमि का मालिक बन जाता है और उस भूमि पर जो भी काम करते किसान या जो भी खेती बाड़ी करेंगे या उसमें जो भी उत्पादन करेंगे उनके ऊपर किस प्रकार से कर वसूल किया जा सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य की रचना की गई, बहुत बड़े काव्य संस्कृत काव्य रचना की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कौन था इसका रचनाकार? कल्हण। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता था। आलोचनात्मक रुख का मतलब है कि सारी बातें उनकी वैसी की वैसी नहीं, बल्कि उनके बारे में अपना पक्ष भी रखना। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश।
चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। ये प्रश्न भी आता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किनके बीच था। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ आगे 62 से 66 में, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए यानी उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, जिससे उन्होंने अपनी जो है सत्ता को दिखाया, पावर को दिखाया और संसाधन दिखाए कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, कितने संसाधन हैं। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। यानी वे जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को निशाना बनाते थे, और मंदिरों को निशाना इसलिए बनाते थे कि जिसका भी मंदिर के ऊपर अधिकार हो जाता तो जनता उसी को अपना जो है शासक चुन लेती थी। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद गजनी भी कहते हैं इसको, क्योंकि गजनी का सुल्तान था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कुछ बातें करना चाहता था, और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अल बेरूनी ने अरबी में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था जो है किताब अल हिंद। जो थे उसका नाम क्या है? किताब अल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये किताब। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान नाम से जाने जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। पश्चिम और पूर्व की ओर, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से 1192 तक जिसने शासन किया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। ये तराइन का युद्ध था जो 1191 में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने हराया, यानी पृथ्वीराज तृतीय। लेकिन दूसरे ही साल फिर 1192 में जो युद्ध किया पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। अब हम आगे पढ़ते हैं। चोल राज्य, नज़दीक से एक नज़र। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो बाकी का हिस्सा है वो हम जो है आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो आज जो पढ़ा है उसको अच्छी तरह से आप सुनना, समझना और करना। थैंक यू।